नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज में हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम मंथन में आप सभी का स्वागत है। मंथन में हम बात कर रहे हैं आज की राहुल बने तीसरे गांधी। दरअसल तीसरे गांधी से आशय है नेता प्रतिपक्ष के रूप में गांधी परिवार के तीसरे सदस्य हैं राहुल गांधी। और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में अब विपक्ष के नेता होंगे। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर बैठक हुई है, इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई है और इसके बाद इसकी घोषणा की गई है। और कांग्रेस संसदीय बोर्ड की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रोटेम स्पीकर को पत्र लिखा, भर्तृहरि महताब को इस संदर्भ में पत्र लिख दिया था। राहुल गांधी अपने 20 साल के पॉलिटिकल कैरियर में पहली बार कोई संवैधानिक पद संभाल रहे हैं। वे इस पद पर रहने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य हैं। इससे पहले उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी 1989 और 1990 में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। उनकी मां सोनिया गांधी 1999 से 2004 तक इस पद पर रही हैं और लोकसभा में 10 साल से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था। 2014 और 2019 में किसी विपक्षी दल के पास इसके लिए जरूरी कम से कम 10% सदस्य की संख्या नहीं थी। नेता प्रतिपक्ष पद के लिए दावा पेश करने के लिए किसी भी पार्टी को कुल 543 में से 55 सदस्यों का आंकड़ा पार करना होता है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस 99 सीटों के साथ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी है। अब नेता प्रतिपक्ष का पद छोटा पद नहीं है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है और वो तमाम सुविधाएं, वेतन और वो सुविधाएं जो एक कैबिनेट मंत्री को मिलती हैं, वो सभी सुविधाएं नेता प्रतिपक्ष को मिलती हैं। सदन की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है नेता प्रतिपक्ष। लेकिन इन सब के बीच में राहुल गांधी के विषय में जो बातें पहले कही जाती रही हैं, 2 यात्राएं उन्होंने की, तो अब वो कितने परिपक्व हो गए हैं, इस पद की जो जिम्मेदारी है वो कैसे निर्वहन करेंगे और इस पद पर रहते उनके सामने क्या क्या चुनौतियां आएंगी, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चंद्रमोहन चौबे जी। चंद्रमोहन जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी हैं। रमाकांत पटेल जी, आपका स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। आलोक त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले आलोक त्रिपाठी जी, मैं आप ही के पास आना चाहूँगा। राहुल गांधी की पूर्व की छवि, वर्तमान की छवि, उनकी परिपक्वता, संसदीय ज्ञान, इन सब को देखते हुए यदि हम देखें, हालांकि वो 20 साल का राजनीतिक कैरियर है उनका और पहली बार कोई संवैधानिक पद संभाल रहे हैं वो, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी इस पद के लिए कितने परिपक्व हैं? देखिए सूरज जी, पिछले पिछले कुछ वर्षों में अगर देखा जाए जिस तरह से सरकार के तमाम नेताओं ने, मंत्रियों ने या अन्य राजनीतिक दलों ने भी जिस तरह से राहुल गांधी का एक पूरे देश में सोशल मीडिया से लेकर के सब जगह माहौल बनाया और बताया, उनको वो शब्द मैं नहीं लेना जी, चाहूंगा, जी। तो वो एक बड़ा सवाल था कि क्या, और ये साबित करने का प्रयास किया कि कांग्रेस की जो दुर्गति हुई वो राहुल गांधी की वजह से ही हो रही है। हम्म। तो उसके बाद से राहुल गांधी का जिस तरह पूरे देश में पद यात्रा करना और उसके बाद के जो चुनाव में जो रिजल्ट आया, तो वो कहीं ना कहीं जो उनके बारे में लोगों की जो सोच थी उस सोच को बदलने का उन्होंने एक काम किया। हम्म। और आज यही कारण है कि वो इस बड़े काफी समय बाद इस बड़े पद पे आसीन हुए। हम्म। और जो उनके बारे में जिनको निगेटिव जो सोच थी कि राहुल गांधी मतलब कुछ नहीं और उसका कांग्रेस का सिर्फ वैसे ही है और कांग्रेस को डुबोने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस को उनको हटा देना चाहिए, ये तमाम तरह की बातें, तरह तरह की बातें, तरह तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। हम्म। और आज कुछ वर्ष जरूर लगे उसमें, लेकिन एक बात निकल के आई कि राहुल गांधी, इन्होंने इतनी तमाम बातें हुई, ऐसा नहीं कि इन बातों से राहुल गांधी वाकिफ नहीं हुए या जी। उन तक नहीं पहुंची, हम्म। लेकिन वो उन बातों से कहीं भी विचलित नहीं हुए और अपने लक्ष्य पे लगे रहे। और उन्होंने इतनी लंबी यात्रा की और चाहे सर्दी, गर्मी, बरसात कुछ नहीं देखा उन्होंने, वो यात्रा करते रहे। तो वो धीमे धीमे जो लोगों के मन में, कहते हैं ना कि अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, और वो उसी में लगे रहे और जिसका रिजल्ट ये मिला। तो आज मुझे जो लगता है कि मैंने भी कई लोगों से वार्ता करता हूँ जी। इस तरह की बातों को लेकर के, तो लोगों की सोच बदल रही है। हम्म। अब लोगों को लग रहा है कि राहुल गांधी वाकई परिपक्व हो चुके हैं, बहुत अलग निर्णय करते हैं। हम्म। क्योंकि पूरे जब देश में आदमी घूमता है तो उसको तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह निश्चित। की विचारधाराएं मिलती हैं, तो उनसे उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो उनको सीखा। और यही कारण रहा कि इस बार के चाहे
कारण तमाम हो सकते हैं, लेकिन इस बार का जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में राहुल गांधी केंद्र बिंदु बन के उभरे। बिल्कुल सही कहा आपने कि वो परिपक्वता अब दिखने लगी, जैसा आज भी सदन में देखा गया कि जब सदन के अध्यक्ष की घोषणा की गई और ओम बिरला को स्पीकर की घोषणा कर दी गई, और जब मेहताब भरतरी ने उनको बुलाया तो प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के होने के नाते राहुल गांधी भी उनको आसंदी तक लेकर के गए हैं। तो वो चीज़ें दिखने लगी कि सदन में जो चीज़ें पहले हुआ करती थी, बहुत सारे वीडियोज़ पहले आ चुके हैं, लेकिन अब उन तमाम छवियों से ऊपर निकल कर के राहुल गांधी ने अपनी एक छवि स्थापित की है। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा चंद्रमोहन चौबे जी, क्योंकि एक बात और कही जा रही है कि जिस तरह से सदन के नेता की भूमिका होती है पूरे देश को चलाने में, उसी तरह से नेता प्रतिपक्ष की भी भूमिका होती है। राहुल गांधी ने विपक्ष ने आज वो चीज़ बता दी है जब सदन के अंदर चर्चा हुई है, और आपातकाल को लेकर जैसे ही आसंदी से बात कही गई, निंदा प्रस्ताव की बात कही गई, तो सदन में हंगामा खेज वातावरण वहाँ पर रहा है, नारेबाजी होती रही है, संविधान को लेकर बातें होती। तो इस बार जो सदन की तस्वीर हम देखेंगे कि सशक्त विपक्ष, और उस सशक्त विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी को आप कैसे लेते हैं इस पद पर, उनकी आसीनता को लेकर के, और सशक्त विपक्ष पर आपकी टिप्पणी। चंद्रमोहन चौबे जी। सूरज जी, प्रतिपक्ष का नेता जो हो, जैसा कि सभी जानते हैं कि जो सबसे बड़ा दल होता है और 10% सदन की संख्या के आधार पर जिस दल को संख्या होती है उसी को बनाया जाता है जी। तो उस दल में कांग्रेस सबसे बड़ा दल निकला, उसके पास 55 से अधिक सीटें आई हैं जी। तो स्वाभाविक तौर पर जो है उन्हीं के दल का प्रतिपक्ष का नेता बनेगा ही, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है जी। और उसमें भी कांग्रेस ने एक चीज और दिखाया, हालांकि हमें टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि उनके पास जो है राहुल गांधी जी के अलावा कोई और नेता नहीं है। उन्होंने उन्हीं को अपना, आखिर गांधी परिवार को ही अपना नेता चुना। खैर जो भी हो, लेकिन अब राहुल गांधी जी को एक जिम्मेदार प्रतिपक्ष नेता के रूप में अपनी छवि को बनाना है, छवि बनानी पड़ेगी। एक जिम्मेदार नेता के रूप में देश के समस्याओं को सही ढंग से सदन में रखने की जिम्मेदारी हो गई है। एक उनकी भाषा शैली भी सही ढंग से उनको रखनी होगी, क्योंकि अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के आप प्रतिपक्ष के नेता हैं और हमारी भारतीय संस्कृति भी हमारे सदन में झलकती है। अभी तक आपने देखा होगा कि 10 वर्ष तक उन्होंने क्या किया है, किस प्रकार की उनकी टिप्पणी रही है, किस प्रकार झूठ बोलने को लेकर 2 बार वो माफी भी मांग चुके हैं। 2019 में चौकीदार चोर का उन्होंने नारा लगाया था, उसके ऊपर उनको जमानत मिली हुई है और फिर उन्होंने माफी भी मांगी, या उसके पहले उन्होंने संघ पर भी जो टीका टिप्पणी की थी उस पर भी उन्होंने माफी मांगी थी। ठीक है। तो हमारी यही अपेक्षा है कि उस सदन में एक धीर, गंभीर, परिपक्व नेता वो अपनी पहचान बनाए, देश औसत के लिए, देश के भविष्य के लिए अच्छा होगा। लेकिन यही अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया है, अगर उस प्रकार की वो हरकतें करेंगे फिर ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा, ना संसद के लिए, ना देश की जनता के लिए, ना सदन के लिए। ठीक है, आपने बात कही कि सदन की गरिमा को लेकर के जो बात आपने कही, आपके वक्तव्य का जो आशय था कि सदन की गरिमा रखनी होगी और सदन की गरिमा कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी नेता प्रतिपक्ष की, और वो भूमिका राहुल गांधी को निभानी होगी। रमाकांत पटेल जी, आपके पास आना चाहूँगा, और जिस तरह से बात हो रही है सदन की गरिमा को लेकर के, ठीक है, जो नियम है कि जिस दल के पास 10% से ज़्यादा सीटें होंगी उस दल के एक व्यक्ति को, एक वरिष्ठ नेता को सदन का नेता बनाया जाएगा, प्रतिपक्ष का नेता बनाया जाएगा सदन में। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात जो आ रही है कि जिस तरह से आप गठबंधन में हैं और इंडिया ब्लॉक से आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है, तो उसके तहत राहुल गांधी की छवि की बात हुई, जैसा कि अभी आलोक त्रिपाठी जी ने भी कही कि वो अपनी छवि से बाहर निकले हैं। यहाँ चौबे जी ने जो बात कही कि उन्हें धीर, गंभीर प्रतिपक्ष नेता की भूमिका का निर्वहन करना होगा। तो जिस तरह से आज देखा गया, हमने देखा कि जब स्पीकर के चुनाव की बात आई, कोई स्पीकर हमेशा सत्ता पक्ष की ओर से होता है, वो एक विसंगति रही है या एक कहें कि अपवाद रहा कि जब पीए संगमा विपक्षी पार्टी के होते हुए भी नेता सदन के अध्यक्ष बने थे और लोकसभा स्पीकर बने थे, लेकिन आज ना संख्या बल था, ना ऐसी कोई स्थिति थी कि विपक्षी दल
या कांग्रेस अपनी ओर से किस एक प्रत्याशी को खड़ा करे स्पीकर पद के लिए, लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए, तो केवल उपस्थिति दर्ज कराना है, अपना संख्या बल बताना है, अपनी ताकत बताना है कि 2004-2019 के बाद में अब विपक्ष ज़्यादा मजबूत है, इसलिए घटनाक्रम किए गए। तो ऐसी ही स्थितियां यदि निर्मित होंगी कि जहां हार तय थी वहां प्रत्याशी खड़ा कर देना, क्योंकि ये जो चीज़ हुई है, यदि बात हुई थी कि उपनेता की बात कही जा रही थी कि जो उपाध्यक्ष होंगे सदन के वो विपक्ष की ओर से आए, तो ये जो तमाम चीजें हुई, यदि विपक्ष की यही प्रक्रिया रहने वाली है क्या सदन में? देखिए सूरज जी, विपक्ष का काम होता है जनता की आवाज को सदन में उठाना। तो विपक्ष, ये तो संवैधानिक अधिकार था, विपक्ष ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, वो अलग जो भी निर्णय हुआ, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार स्पीकर के तौर पे चुने गए। तो विपक्ष का काम होता है ईमानदारी से अपना काम करना। विपक्ष ने अपना काम किया, संवैधानिक अधिकारों के तहत किया। अब भाजपा के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि जिम्मेदार प्रतिपक्ष के नेता की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि जिम्मेदार सरकार भी तो हो। मणिपुर के मामले में कहां जिम्मेदार दिखी है सरकार? ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के मामले में कहां आपको सरकार साफ सुथरी समझ में आ रही है? आज अरविंद केजरीवाल जी की जमानत होनी थी, हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी, दिल्ली के राज्य एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी थी, ईडी की गलतियां बताते हुए, उसमें ये बताते हुए कि इनके अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कहीं कोई सबूत नहीं है, तो जमानत दी थी। आज सर्वोच्च न्यायालय में जमानत होनी थी, तो सीबीआई को ले आए 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, और सीबीआई के द्वारा गिरफ्तारी। तो इसमें सरकार की भूमिका कहाँ है? जब भी सरकार को लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी छूटने वाले हैं, एक नई चीज लेके आ जाते हैं। अगर सरकार की भूमिका नहीं होती तो आप बतलाइए कि येदियुरप्पा को जमानत मिल गई होती क्या? येदियुरप्पा जेल से बाहर होते क्या? येदियुरप्पा तो जेल से बाहर है, प्रज्वल रेवन्ना के खानदान के सारे लोग जेल से बाहर हैं। अरविंद केजरीवाल जिनके खिलाफ कहीं कोई मामला नहीं, कोई सबूत नहीं है, उनको जेल में रखा गया। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात तो आप भी जानते हैं कि अमित शाह जी ने स्वीकारा कि शरद चंद्र रेड्डी जो शराब कारोबारी था, 60 करोड़ रुपए उसने भारतीय जनता पार्टी को दिए। तो शरद चंद्र रेड्डी से, शराब घोटाले बाद शराब कारोबारी से मध्य प्रदेश किसको मिला? मध्य प्रदेश की यूनिट को दिया गया, भारतीय जनता पार्टी को पैसा मिला। हाँ, मध्य प्रदेश की यूनिट को, मध्य प्रदेश की यूनिट को। तो जब पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास में गया शराब कारोबारी से, और गिरफ्तारी आप अरविंद केजरीवाल जी की करते हो, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन बात अभी जिससे हम नेता प्रतिपक्ष के लेके पद को लेकर कर रहे हैं, उसी चर्चा को जारी रखेंगे। और कांग्रेस प्रवक्ता नितिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। नितिन जी, आप ही से सवाल कर रहा हूं कि जिस तरह से देखा जा रहा है राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो हमारे साथ हैं चंद्रमोहन चौबे जी, उन्होंने कहा कि उनको धीर गंभीर होकर के सदन बेहतर चले, उसमें उनकी भूमिका निभानी होगी। तो ये जो धीरता और गंभीरता की बात है, ये राहुल गांधी के लिए की जा रही है, क्योंकि कोई और व्यक्ति जब इसके पहले बने तब उनसे ये नहीं कहा गया है कि वो धीर गंभीर रहें, क्योंकि शायद उनकी छवि वैसी ही रही होगी। जब सोनिया गांधी बनी, राजीव गांधी बने, तब ये बात नहीं आई। लेकिन राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने पर ये बात क्यों आ रही कि वो धीर गंभीर रहें? देखिए, अभी तो और बातें आएंगी। अब राहुल जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे, भविष्य में बने, तब भी और बातें आएंगी। मोदी जी जैसे और अमित शाह जैसे, मतलब इनको समाज में विघटन करने वाले लोग, आदताई विघटन करने वाले लोग जब देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, गृह मंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, बम विस्फोट में जो है शामिल प्रज्ञा भारती देश की संसद में चुन के जाती है, भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। तो आदताई कौन है, उपद्रवी कौन है, ये तो पूरी देश का मीडिया और जनता। नितिन दुबे जी, अभी उन पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, वो आरोपी हैं, दोषी नहीं हैं। ये जो आप राहुल जी पे लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी और भाजपा के सांसद, ये कौन सा आरोप है? ये कौन सी बात है? जो एक चुना हुआ जनता का प्रतिनिधि है, अगर वो नेता प्रतिपक्ष बन रहे हैं तो आप उन पर अनर्गल आरोप लगाएंगे? आप राहुल जी का एक भी काम बताइए पूरी लोकसभा चुनाव में उनकी सभाओं में जो भारत की अस्मिता और गरिमा पे ठेस पहुंचाती हो। नहीं तो मैं प्रधानमंत्री के, अमित शाह के, जेपी नड्डा के 10 मामले ऐसे गिनाता हूँ। आप देखिए ना, आप देखिए, ये तो सब सामने है, ये कोई छुपी बात नहीं है, सब कुछ मीडिया में है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है। तो मेरे कहने का आशा ये है कि ये तकलीफ अब बढ़ती जाएगी।
अब पाठक जी मैं आपको इस तकलीफ का रहस्य बताता हूँ जी। राहुल जी ने जिस तरह बिंदास होकर देश की जनता के हित में बात करते हुए प्रधानमंत्री की नाक में नकेल डाली है, उससे ये घबरा गए। जब राहुल जी नेता प्रतिपक्ष होंगे तो संसद में अनर्गल आलाप ये नहीं रख पाएंगे। ठीक है। सबसे बड़ा कारण तो ये है क्योंकि राहुल जी फ्रंट पे आके विरोध करते हैं हर मामले का जो देश हित में नहीं है। राहुल जी बात करते हैं महंगाई, इनको इससे करंट लगेगा। राहुल जी बात करते हैं बेरोजगारों की, इससे करंट लगेगा इनको। राहुल जी बात करते हैं सांप्रदायिक सौहार्द की, इससे इनको करंट लगेगा। तो ये राहुल जी के करंट से डरते हैं। ये चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति बन जाए जो कि हमारा उस प्लेटफॉर्म पे विरोध इतना जबरदस्त नहीं कर पाए और देश की जनता सुन नहीं पाए। लेकिन राहुल जी के आने से पूरी सरकार और भारतीय जनता पार्टी और इनका जो क्या नाम है इसका एनडीए, ये बुरी तरह घबरा चुके हैं। अब आप देखिए कि जब संसद में एक आरोपी बम विस्फोट का पहुंच सकता है तो राहुल जी पर तो ऐसे आरोप नहीं है। कांग्रेस की किसी सांसद पे ऐसे आरोप तो नहीं है कि किसी षड्यंत्र में शामिल हो, किसी बम विस्फोट को अंजाम दिया गया हो या कट्टरवादिता हो, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जो संसद में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है, मुझे तो एक सेंटेंस उसमें कहने को बन रहा है और वो सही है कि संसद जो है वो बिगड़ चुकी है और जो सांसद हैं वो आवारा हो चुके हैं। नितिन दुबे जी आपने कहा संसद बिगड़ चुकी है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोकसभा में सांसद जो है शपथ लेने के बाद जय भीम, जय मीम, जय फिलिस्तीन, जय दीनदयाल उपाध्याय, जय अटल बिहारी वाजपेयी करें। ऐसा कभी हुआ देखा है आपने इतिहास में? लेकिन इसे बिगड़ेल व्यवस्था ही कहेंगे हम, क्योंकि अपनी अपनी डफली, अपना अपना राज जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रहा है। खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, एनडीए की सरकार है, वो अपने दिन गिन रही है ना, कि कब हमारी बारी हो जाए। उन्होंने इसलिए खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे संसद का माहौल ही बदल दिया है। पूरे लोकतंत्र का ढांचा ही परिवर्तित करने की देश के प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है। लेकिन जब तक कांग्रेस है तब तक ये देश को आर्थिक परितंत्रता का ना गुलाम बना पाएंगे और ना ही इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ पाएंगे, ना ही ये हिंदू मुसलमान कर पाएंगे। चलिए ठीक है, वापस आता हूँ नितिन दुबे जी, वापस आता हूँ आपके। जो हिंदू मुसलमान ये करते थे जी, ये वो संसद में नहीं कर पाएंगे राहुल जी के कारण। चलिए ठीक है, ये महंगाई को इग्नोर नहीं कर पाएंगे, बेरोजगारों को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है नितिन दुबे जी, वापस आता हूँ आपके पास, वापस आ रहा हूँ। चंद्रमोहन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखें जी। नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी के हमारे बंधु क्या कह रहे हैं कि हम इनके ऊपर आरोप लगाते हैं। ये बताइए क्या ये सच नहीं है कि इन्होंने चौकीदार चोर झूठ बोला था और उस झूठ के लिए माफी बकायदा लिखित में न्यायालय में। अब बीच में मत बोलिए नितिन जी, आप मैं बिल्कुल नहीं बोला था, मैं सुन रहा हूँ। नहीं तो बीच में मत बोलिए। नहीं चौबे जी अपनी बात रखें। अरे जब बोल रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ आपको, तो क्या आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? आप अपनी बात करें। जी जी चौबे जी अपनी बात रखें। हाँ जी जी जी। तो क्या ये सच नहीं है कि लिखित रूप से न्यायालय में इन्होंने माफी मांगी थी? चौकीदार चोर को लेकर कहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, अगर कहा है तो मैं क्षमा मांगता हूँ। आरएसएस पे इन्होंने झूठा आरोप लगाया था, उसके लिए भी इन्होंने क्षमा मांगी। और संसद में पिछला इनका आचरण क्या हमने किया था? इन्होंने कहा था कि हम संसद में जब आएंगे हम बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा, और इन्होंने भूकंप क्या दिलाया? संसद में आए, आंख मारे और जबरदस्ती जाके गले लगे। तो क्या यार धीर गंभीर एक सांसद की ये उनका आचरण है? लेकिन अभी चंद्रमोहन जी जैसा नितिन दुबे जी ने कहा कि अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में सामने है तो एनडीए घबरा गया है। नहीं, तो हमने कहा तो आपसे, हम तो खुद अपेक्षा कर रहे हैं कि ये धीर गंभीर रहे, परिपक्व नेता रहे, जो झूठ बोलते हैं। कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, अपने देश के रिपोर्ट पे विश्वास नहीं है, कभी जॉर्ज सोरोस की बातों को लेकर यहाँ पे झूठा हंगामा करते हैं, कभी जो है अपने ही कैबिनेट के जो है प्रस्ताव को फाड़ देते हैं। ये कितना अपमान करने वाले हैं। इसीलिए हमने कहा कि ये धीर और गंभीर रहे। और देखिए नितिन जी ने अभी कहा कि हिंदू मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी करती है, तो नितिन जी जरा बताएं कि इस देश का बंटवारा किस आधार पर हुआ था, किसने किया था,
किसने बंटवारा करके जो है मुसलमानों के नाम पर एक पाकिस्तान बना, वहाँ मोहम्मद अली जिन्ना प्रधानमंत्री बने, और हिंदुओं के नाम पर हिंदुस्तान बना, और यहाँ हिंदुओं के नेता के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी बने। नहीं, आप क्या गलत ये कह रहे हैं झूठ है? पाठक जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। जी जी नितिन जी, चौबे जी एक मिनट, चौबे जी एक मिनट, कुछ नितिन जी कुछ कह रहे हैं। नहीं नहीं, अभी रुक जाइए, इन्होंने बहुत कुछ कहा है, हमें कह लेने दीजिए। क्या यह झूठ है कि 1984 में सिखों को इन्होंने जो है मरवाया था, और इनके बड़े नेता ने कहा था, मतलब कितनी बेशर्मी से माफी मांगने की जगह कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अभी तक इन्होंने ना सिखों के लिए क्षमा मांगी, ना इन्होंने आपातकाल, आज ये लोकतंत्र की बात करते हैं, ये संविधान की बात करते हैं। ठीक है चौबे जी समय की सीमा है, समय की सीमा है, आपातकाल लगाया था। चंद्रमोहन चौबे जी समय की सीमा है, सभी मेहमानों से मंतव्य लेना है। नितिन दुबे जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखें। चौबे जी के वक्तव्य पे आप कुछ अभिमत रख रहे थे। ये आदरणीय जो भाई साहब बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, हाँ, इनको ज्ञान ही नहीं कि भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो हिंदुस्तान किस आधार पे बना था। नहीं ठीक है, उसे बोलो कि उस विषय पे अपन चर्चा नहीं करेंगे। मुसलमान पाकिस्तान में रहेंगे, ये उनका टेंशन है। हाँ। लेकिन हमारा भारत जो है सांप्रदायिक सौहार्द और परम धर्म, राष्ट्र धर्म के नाते उसका निर्माण हुआ है, जिसमें सभी संप्रदाय, जो अभी नितिन जी जो बात अभी चंद्रमोहन चौबे जी ने कही, लोग रहेंगे। अरे सुन तो लीजिए भाई, सुनने में क्या तकलीफ है? नहीं आप बोलिए ना, क्या ये सच ये नहीं है? बीच में आप बोलेंगे, बिजली बाजार मचाएंगे, इससे लोगों को समझ में नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा, हमें भी नहीं आएगा। नितिन दुबे जी विषय पर रहेंगे। नितिन दुबे जी विषय पर रहेंगे। जैसा अभी चौबे जी ने कहा कि सदन में पिछले कार्यकाल में राहुल गांधी जी की जो भूमिका रही है, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे वीडियो जो सामने आए थे, उसको लेकर के उन्होंने टिप्पणी की है। देखिए वीडियो सभी के सामने आए, आप क्या प्रधानमंत्री जी के वीडियो संसद में हाथ हिलाते हुए मटकते हुए नहीं आ रहा है? वो भी वीडियो देखे होंगे आप देखिए। क्या 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 संविधान परिवर्तन को लेके इनके नेताओं के वीडियो नहीं आए कि हमें 400 दे दो? लल्लू सिंह जो उत्तर प्रदेश से हैं कि हमें 400 आप सीटें दे दो, हम बदल के दिखाएंगे। दूसरी बात, मैं फिर वही बात पे आ रहा हूँ क्योंकि मैं इनका ज्ञान वर्धन करना चाहता हूँ। इनसे पूछिए कि भारत का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था बंटवारे के बाद। भारत एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक है, जो भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है, जो भारत लिंग भेद नहीं करता है, जो भारत जाति भेद नहीं करता है, जो भारत भाषा भेद नहीं करता है, उस भारत का निर्माण। ठीक है नितिन दुबे जी, वापस आता हूँ आपके पास में, वापस आता हूँ आपके पास। चौबे जी एक मिनट वापस आता हूँ, और मेहमान हमारे साथ हैं। ठीक है नितिन दुबे जी, नितिन दुबे जी वापस आता हूँ आपके पास में, वापस आऊंगा। रमाकांत पटेल जी, जी और मेहमान है नितिन दुबे जी हमारे साथ। मैं वापस आता हूँ आपके पास में। रमाकांत पटेल जी, आपसे जानना चाहता हूँ विपक्ष की भूमिका, नेता प्रतिपक्ष पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से तीसरे गांधी बने हैं राहुल गांधी, जो सदन में गांधी परिवार से नेता प्रतिपक्ष होंगे, तो आपको लगता है कि जो परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं, कि जैसा अभी भी हम देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी है, संसदीय कांग्रेस संसदीय दल की जो प्रमुख है वो सोनिया गांधी जी हैं, और वायनाड सीट पर अब उपचुनाव होंगे जहां से प्रियंका गांधी को खड़ा किया जा रहा है। यदि वो जीत जाती है तो 3 लोग सदन में हो जाएंगे, तो परिवारवाद के आरोप तो कांग्रेस पर लगना तय है फिर। देखिए पाठक जी, परिवारवाद इसको नहीं कहेंगे। परिवारवाद अगर देखना है तो हमको भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी जेडीएस के लिए देखना पड़ेगा, जहां एक ही घर के लोग एमएलसी, एमपी, एमएलए सब कुछ होते हैं। खैर, सदन की गरिमा पे चर्चा हो रही थी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, इन्हीं के चुने हुए सांसद थे रमेश बिदूड़ी, जिन्होंने हमारे आदित शब्दों का, गाली गलौज का इस्तेमाल संसद के अंदर किया। तब सदन की गरिमा भंग होती है जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। एक दिन में 100 सांसदों को निलंबित करने से सदन की गरिमा भंग होती है। देश के अहम मुद्दों पे, ज्वलंत मुद्दों पे सदन पे चर्चा न करके सदन की गरिमा भंग होती है। किसानों के लिए चुपचाप काले कानून पास कर देने से सदन की गरिमा भंग होती है। तो मेरे को लगता है कि इस बार जब विपक्ष मजबूत है तो अब सदन की गरिमा भंग नहीं होने पाएगी। भारतीय जनता पार्टी जो संविधान को कुचलने का काम कर रही है, अब अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएगी। ठीक है आलोक त्रिपाठी जी, यहाँ बात हो रही है सदन की गरिमा की। वास्तव में देश की अपेक्षा नेता प्रतिपक्ष से क्या होती है और उसकी भूमिका का कितना निर्वहन हो पाएगा?
देखिए सूरज जी, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि जो जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो क्षेत्र के जो लोग हैं, उनकी भावनाओं को सरकार से को अवगत कराना और खासकर सरकार की गलत नीतियों का, जो गलत नीतियां हैं उनका विरोध करना। तो और सरकार और जो विपक्ष है, दोनों का मिल के काम होता है कि संसद की कार्रवाई को सुचारू रूप से चले, जिससे जनता की जो समस्याएं हैं, जो जिनको लेकर के जनता ने उनको संसद में भेजा है, उस मुद्दों को लेकर के वहां पे चर्चा हो और उसका निस्तारण हो। तो ये मेन काम तो यही है। लेकिन वहां होता क्या है, इन सब चीजों से हट के वहां दूसरों चीजों को लेकर के पिछले कुछ वर्षों में अगर देखिए तो संसद की गरिमा को बहुत ठेस पहुंचाने का काम इन नेताओं ने किया है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार की जिस तरह से जो देखने को मिला आज, चाहे राहुल गांधी जी हो, जिस तरह से वो लेके गए और सभी लोग, तो लग रहा है कि इस बार संसद का माहौल कुछ बदला नजर आएगा। लेकिन चूंकि राजनीतिक है, नेता है, तो अपने नफे नुकसान के लिए कहीं ना कहीं उनको कुछ मजबूरी बस भी कुछ करना पड़ता है। तो ये संभव है कि कुछ ना कुछ गतिरोध दिखे, लेकिन कुल मिलाकर के राहुल गांधी का कद बढ़ा है, इसके लिए कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, राहुल गांधी का राजनीति में कद बढ़ा है और 20 साल के अपने राजनीतिक करियर में पहली बार वो संवैधानिक पद संभाल रहे हैं, तो जिम्मेदारियां भी उन पर बहुत ज्यादा हैं और जनता की अपेक्षाएं भी उन पर बहुत ज्यादा हैं। अब उन अपेक्षाओं को वो कैसे पूरा करेंगे, सदन कैसे चलेगा, क्योंकि जहां एक तरफ देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन अपनी सरकार को लेकर के कि वो आश्वस्त हैं और जैसा कहा भी था एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी ने कि कुछ कड़े फैसले लेने होंगे, तो उन फैसले या जो जिन विधेयकों की बात हो रही है, कुछ कानूनों में बदलाव की बात हो रही है, तो उन पर राहुल गांधी अपनी कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता। इस चर्चा को विराम देंगे। चंद्रमोहन चौबे जी, नितिन दुबे जी, रमाकांत पटेल जी, आलोक त्रिपाठी जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, पहली बार संवैधानिक पद संभाल रहे हैं। राजीव गांधी, सोनिया गांधी के बाद गांधी परिवार से तीसरे सदस्य हैं राहुल गांधी, और वो तब नेता प्रतिपक्ष बने हैं जब 10 साल से नेता प्रतिपक्ष का पद सदन में खाली था। हालांकि कई अधिकार उनको मिलेंगे, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष वो होंगे और कैबिनेट मंत्री का पद का दर्जा होगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी, सुरक्षा मिलेगी। लेकिन इन सबके बीच जनता की अपेक्षाएं भी उनसे हैं, क्योंकि वो सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं। वो अपनी भूमिका का निर्वहन कैसे करते हैं और परिपक्वता का प्रदर्शन कैसे करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।